जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रिपरेशन फॉर फिलोसफी पर मैं हूं आप लोगों के साथ विप्लव विश्वास। और आज लेके आया हूं आप लोगों के लिए नया एक वीडियो। जिस वीडियो में आज बातचीत करेंगे हम लोग बौद्ध फिलोसफी से, एकदम टोटल बौद्ध फिलोसफी के बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन शायद वो एक वीडियो में पूरा ना हो पाए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस है। शायद 2 वीडियो बनाना पड़े क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस है। एकदम घुमा घुमा के देखेंगे कैसे कैसे आ सकता है। दोस्तों एकदम गौर से देखिएगा, पूरा वीडियो देखना है क्योंकि सिर्फ पूरा वीडियो नहीं, उसके बाद आप किताब जब पढ़ेंगे, अगर कोई बुक पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, तब देखिएगा वो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। इसलिए और बात ना बढ़ाते हुए चलिए एकदम सीधे चले जाते हैं क्वेश्चंस के ओर। और जब जो अभी भी देख रहे हैं और देखते रहे, ठीक है, कंटिन्यू करें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बने रहिए। चलिए एकदम सीधे क्वेश्चंस के ओर चलते हैं। क्या है क्वेश्चंस, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकता है, वो सब देखेंगे। देखिए आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन बुद्ध फिलोसफी से, एकदम बुद्धिज्म जो होता है उस बुद्धिज्म का हम लोग जानते हैं वो कौन है, गौतम बुद्ध है, उसका फाउंडर है उसका। तो उसके अंदर से क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं वही सब एक सेशंस के अंदर और दूसरे सेशन के अंदर भी वही होगा क्योंकि 2 वीडियो तो करना ही पड़ेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग इज द फर्स्ट नोबेल ट्रूथ इन बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के अंदर फर्स्ट नोबेल ट्रूथ कौन क्या है, ठीक है। तो हम सभी ने जानते हैं फर्स्ट नोबेल ट्रूथ क्या है। तो एक है, देखिए यहां पर, द ट्रूथ ऑफ द कॉज ऑफ सफरिंग, द ट्रूथ ऑफ कॉजेशंस ऑफ सफरिंग, ट्रूथ ऑफ सफरिंग, द ट्रूथ ऑफ द पाथ ऑफ लीडिंग ऑफ कॉजेशंस ऑफ सफरिंग। यानी कि दुख का सत्य, यानी दुख है ये वाला, यानी कि द ट्रूथ ऑफ सफरिंग, ये आपका हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। क्योंकि 4 आर्य शब्द होता है, नोबेल ट्रूथ 4 ही होता है। ये 4 यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए इसके अंदर ये वाला है फर्स्ट, 1 नंबर। तो 2 नंबर वो एक ही क्वेश्चन से रखा है, व्हाट इज द सेकेंड नोबेल ट्रूथ, यानी कि दुख है, दुख सत्य है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा द ट्रूथ इज कॉज ऑफ सफरिंग, यानी कि दुख का कोई कारण होता है, कारण का सत्य, जो दुख का सत्य कारण होता है वो एक। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग डिस्क्राइब द थर्ड नोबेल ट्रूथ। थर्ड नोबेल ट्रूथ इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन तीसरे आर्य सत्य का वर्णन करता है। कौन सी, देखिए द ट्रूथ इज सफरिंग, ये तो हो गया। द ट्रूथ इज कॉज ऑफ सफरिंग, ये भी हो गया। लेकिन ये दोनों सिर्फ बाकी है इसमें। देखिए द ट्रूथ इज कॉजेशंस ऑफ सफरिंग, यानी कि निरोध, ये होता है आपका सही आंसर, ठीक है। और देखिए अगर 4th नोबेल ट्रूथ क्या होगा, तो ये होगा दुख निरोध मार्ग, ये होगा। तो इसके बाद क्वेश्चंस वो ही रखा है मैंने, व्हाट इज द 4th नोबेल ट्रूथ इन बुद्धिज्म। तो क्या है, वो है द ट्रूथ इज द पाथ लीडिंग टू कॉजेशंस ऑफ सफरिंग, यानी कि मेरा दुख का कैसे निवारण हो सकता है, इसका पथ क्या है, इसका कौन सी रास्तों से जाए, उस दुख से मैं क्या छुटकारा पा सकूं। तो इसको बोलता है दुख निरोध मार्ग का सत्य। इसके बाद आता है, देखिए which of the following is not। देखिए क्वेश्चंस आ गए यहाँ पर। कभी कभी हम लोग का नजर नहीं पड़ती है क्योंकि हम लोग पढ़ के जाते हैं कौन सी नोबेल ट्रूथ है, कौन सी जब नोट लगा देता है ना, तब हम लोग का कोई दिक्कत आ जाता है, कंफ्यूजन भी हो जाता है कभी कभी। यहाँ पर है which of this following is not one of the 4 नोबेल ट्रूथ। तो 4 नोबेल ट्रूथ तो हम लोग जानते हैं दुख का पथ, यानी कि 4 का जो है, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध भी हो सकता है और दुख निरोध का मार्ग भी हो सकता है। लेकिन ये 4 को छोड़ के यहाँ पर कौन सी है जो 4 नोबेल ट्रूथ का अंदर नहीं आते हैं, यानी कि आता है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा द ट्रूथ इज सफरिंग, दुख सत्य है। ट्रूथ ऑफ कर्म, ये वाला देखिए
कर्म के बारे में वहाँ पर नहीं है। लेकिन ट्रूथ ऑफ कॉज ऑफ सफरिंग ए है, निरोध भी है, लेकिन ये वाला हो जाएगा आपका सही आंसर, क्योंकि ये नॉट है, क्योंकि इसमें ये दुख निरोध मार्ग फोर नोबेल ट्रूथ के अंदर आता ही नहीं। देखिए, द टर्म दुख इज द फर्स्ट नोबेल ट्रूथ इज ऑफन ट्रांसलेटेड एज, यानी कि प्रथम आर्य सत्य के दुख शब्द का अनुवाद प्राय इस प्रकार किया गया है। क्या है दुख? व्हाट इज द दुख? यहां पर बोला गया दुख मीन्स दुख ही है। यहां पर दुख मीन्स सफरिंग। सफरिंग कौन सी सफरिंग? देखिए, मेरा अज्ञान का जो अज्ञान से मेरा क्या होता है, दुख उत्पन्न होता है, यानी कि वो सफरिंग हो जाएगा। यानी कि द ट्रूथ इज ऑफन ट्रांसलेटेड एज द सफरिंग। ठीक है। नंबर 7, the cause of suffering samudaya, the cause of suffering according to the second noble truth is primarily due to, यानी कि द्वितीय आर्य सत्य के अनुसार दुख का कारण मुख्यतः निम्नलिखित में से कौन सी है? तो हम सभी ने जानते हैं कौन सी है। एक्चुअली जो समुदाय के अंदर आता है अटैचमेंट, ये वाला। इग्नोरेंस तो नहीं होगा, क्योंकि इग्नोरेंस नहीं होता है, अज्ञान। ये अज्ञान के कारण हम लोग क्या करते हैं, भाव चक्र के अंदर आते हैं, यानी कि पथ के अंदर, यानी कि द्वादश निदान से रिलेटेड होगा। लेकिन कॉज ऑफ सफरिंग ये क्या है? ये है डिजायर एंड अटैचमेंट, यानी कि हम लोगों का इच्छा एंड आसक्ति, ये वाला चीज जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? द कॉजेशंस ऑफ सफरिंग, यानी कि निरोध, इज द थर्ड नोबेल ट्रूथ रेफर्स टू, किसको रेफर करता है? ये थर्ड नोबेल जो ट्रूथ है, थर्ड नोबेल ट्रूथ, ये किसका रेफर करता है? ये करता है निर्वाण के ऊपर। आप सभी ने जानते हैं, क्योंकि ये तो एकदम बेसिक कंसेप्ट है फिलॉसफी का, बुद्ध फिलॉसफी का एकदम बेसिक कंसेप्ट है। यहाँ से ही शुरू होता है। हम लोग किसी थ्योरी को अगर ना भी पढ़े तो भी फोर नोबेल ट्रूथ का अंदर हम लोग कुछ ना कुछ पढ़ाई करते ही है, क्योंकि यहाँ से ही तो शुरू होता है बौद्ध फिलॉसफी। तो ये हम लोगों का पता चलता है, पता रहता है इसको। जो तृतीय आर्य सत्य में दुख निरोध का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य क्या है? दुख निरोध का तात्पर्य है ये जन्म और मृत्यु से परे होना, यानी कि मेरा मुक्ति, मेरा निर्वाण। बौद्ध दर्शन में मुक्ति का निर्वाण बुलाया गया। ये भी कहीं होगा शायद, आप लोग शायद देख सकते हैं। इसके बाद आ जाएगा आपका द पाथ लीडिंग टू कॉजेशंस ऑफ सफरिंग मार्ग इज नोन एज, इसको क्या बोलता है? इसको तो हम लोग जानते हैं, जो 8 तरह का मार्ग होता है, सम्मुख, बाक, सम्मुख, कर्मांत, सम्मुख, आजीव, ऐसा बहुत सारे होते हैं। तो ये सबको हम क्या कहते हैं? अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक योगा नहीं, क्योंकि वो योग फिलॉसफी के अंदर आता है, अष्टांग योगा, अष्टो योगांग। लेकिन यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या? यहाँ पर आ जाएगा द एट फोल्ड पाथ, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। लेकिन यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिया गया है द 12 लिंक। ये क्या है? ये है आपका जो द्वादश निदान होता है वो। तो इसके बाद आता है, देखिए, व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ द 8 फोल्ड पाथ। 8 फोल्ड पाथ का कंपोनेंट क्या है? यहाँ पर बहुत सारे दिए गए हैं, क्योंकि वो 8 कंपोनेंट होता है उसके अंदर। उसके बारे में ही बोला इसके अंदर है। देखिए, एक तो राइट स्पीच, राइट वेल्थ, राइट वर्ड, राइट स्लीप, यानी कि सम्मुख। यहाँ पर लिख दिया मैंने क्या? सही वाणी, यानी कि स्पीच। देखिए, वाचिक, यानी कि सम्मुख बाक जो बोला जाता है, सम्मुख बाक, सम्मुख वाणी, यही होगा आपका कंपोनेंट। लेकिन इसमें बोला गया, देखिए इसमें ये होगा सही, लेकिन सम्मुख बाक क्या है? इस बात के अंदर से, यानी कि आपके वाणी से, आपके कथन से कोई भी कायिक, वाचिक या मानसिक से तौर के अंदर
कोई भी अगर हानि होता है यानी कि दुख पहुंचता है तो वो आपका सही बानी नहीं होगा। ये फिर उसमें चला जाएगा नॉन वायलेंस के अंदर, ये भी पढ़ाया जाएगा। क्योंकि नॉन वायलेंस क्या है, व्हाट इज द नॉन वायलेंस, जहां पर कायिक वाचिक और मानसिक तौर से किसी को हानि नहीं पहुंचाना। ठीक है, तो ये भी बात भी सही है, ये ही चलेगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द नोबेल एट फोल्ड पॉथ, यानी कि फर्स्ट स्टेप क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन नोबेल एट फोल्ड पॉथ। इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, इसका फर्स्ट स्टेप है, देखिए पहले वाला ही है ऐसा, सम्मुख दृष्टि, यानी कि सम्मुख दृष्टिकोण। कौन सी दृष्टिकोण से क्या कर रहे हैं, आपका दृष्टिकोण क्या है, यानी कि राइट व्यू, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। यानी कि राइट लाइवलीहुड, राइट इंटेंशंस, राइट स्पीच, ये नहीं है, राइट व्यूज। इसका बाद आता है which of this following is not part of नोबेल एट फोल्ड पॉथ, यानी कि कौन सी चीज यहाँ पर नोबेल एट फोल्ड जो पॉथ है यानी कि अष्टांगिक मार्ग के अंदर नहीं आता। एक है देखिए यहाँ पर राइट एफोर्ट, राइट कंसेंट्रेशन, राइट फेथ, राइट मीटफुलनेस। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा राइट फेथ, ये नहीं होगा, ये वाला सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ दिस नोबेल एट फोल्ड पॉथ, यानी कि प्राइमरी फोकस क्या है, यानी कि प्राथमिक जो केंद्र है, प्राथमिक केंद्र क्या है इसका क्या होगा। देखिए इसमें है ये एक्यूमुलेटिंग वेल्थ, अचीविंग एनलाइटमेंट, गेनिंग पॉलिटिकल पावर, अटेनमेंट फिजिकल स्ट्रेंथ। तो इसमें है देखिए ज्ञान प्राप्त करना, ये एकदम प्राइमरी जो हम लोग का फोकस है। देखिए वेल्थ तो नहीं होगा, पावर भी नहीं होगा, स्ट्रेंथ भी नहीं होगा, लेकिन ज्ञान, यानी कि हम लोग का क्या चाहिए, हम लोग का नॉलेज चाहिए। व्हाट इज नॉलेज, माने कौन सी नॉलेज चाहिए, तत्व ज्ञान का नॉलेज चाहिए, यानी कि जो तत्व है उसका ज्ञान हम लोग को चाहिए। ये तत्व ज्ञानी भी बुलाया जाता है, द इनलाइटमेंट, द अचीविंग इनलाइटमेंट, ये हम लोगों को चाहिए। तो दोस्तों आप लोग देखिए ये वीडियो जो चल रहा है इसमें इसका अंदर क्या होता है, एकदम एक क्या है, एक आपका प्राथमिक एक धारणा है, एक प्राथमिक उपलब्धि इसमें दिया जाता है। लेकिन आपको पढ़ाई भी करना पड़ेगा सर, क्योंकि घर में जाओ, घर में जाके आप किताब निकालो, उसके अंदर रेफरेंस के तौर पे ये आपका वो सहायता कर सकता है। क्योंकि ये वाला ही क्वेश्चन आएगा, ये तो एकदम वो क्या बोलता है, वो एक्चुअली रिलेवेंट है, लेकिन वो एक्सीडेंटल हो सकता है, इसके अंदर से क्वेश्चन आएगा। लेकिन आपको चाहिए क्या, नॉलेज चाहिए, आपको डेप्थ चाहिए उस सब्जेक्ट के अंदर, तो वो भी आपको शायद घर में पढ़ना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना पढ़े, और ये देख सकते हैं आप, रेफरेंस के तौर रख सकते हैं, कभी कभी आ भी जा सकता है इसके अंदर से। लेकिन ये पकड़ के मत रखिए जे सिर्फ ये वीडियो, कोई भी वीडियो आपको नॉलेज दे सकता है, लेकिन YouTube में जो होता है कोई भी वीडियो पकड़ के रखिए, उसके अंदर से जितने भी क्वेश्चन दिखाया जा सकता है वो दिखाता है, लेकिन वो ही आएगा ये नहीं बोल सकते कोई, क्योंकि आपको चाहिए नॉलेज। ये नॉलेज दे रहा है, लेकिन आपको चाहिए वो डीप नॉलेज, वो आपको शायद ये प्राथमिक तौर से आपको नॉलेज देगा, लेकिन डीप नॉलेज आपको किताब से ही मिलेगा सर। तो चलिए बढ़ते हैं सामने के और, देखता हूं क्या है और अगले क्वेश्चंस नंबर 14 में क्या है, which step of this Nobel Eightfold Path involves speaking truthfully and avoiding harmful speech। ये क्या है, देखिए ये तो बोला ही गया है, बातचीत के बारे में बोला गया है, स्पीकिंग ट्रूली एंड अवॉइडिंग हार्मफुल स्पीच। तो वो कौन सी
एट फोल्ड पॉथ में आता है वो एकदम आ जाएगा आपका राइट स्पीच। ये तो हम जानते हैं जो सम्मुख वाक यानी कि सम्मुख वाणी उसके अंदर आ जाएगा। Which step of Noble eightfold path involves ethical and moral conduct in one job and way of life? यानी कि हम लोगों का जो जॉब होता है इन्वॉल्व्स इथिकली, ठीक है, नैतिक दिक से हम जो काम करता है यानी कि मोरालिटी के तौर से हम लोग जो कंडक्ट करता है ऐसी जॉब कौन सी चीज़ में आ जाएगा? वो आ जाएगा सम्मुख आजीविका के अंदर। तो वो क्या है? राइट लाइवलीहुड इसके अंदर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? Which actions in the Noble Eightfold Path includes all of the following except, यानी कि आर्य अष्टांगिक मार्ग के सम्मुख कर्म के निम्नलिखित में सभी शामिल है, सिवाय किसके? सिवाय सब कुछ और शामिल है। ये क्या है? देखिए रेफरिंग फॉर किलिंग ये तो शामिल है, रेफरिंग फॉर स्टीलिंग ये भी शामिल है, रेफरिंग फॉर लाइंग ये शामिल नहीं है, और मिसकॉन्डक्ट ये भी शामिल है। यानी कि ये वाला हम लोग का हो जाएगा क्या? सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं 17। Which elements of the following eightfold path involves developing a state of calmness and mental focus? आर्य अष्टांगिक मार्ग के किस तथ्य से शांति और मानसिक एकाग्रता की स्थिति विकसित करना शामिल है? कौन सी? देखिए इसके अंदर है राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन, राइट व्यू एंड राइट इंटेंशन। तो इसके अंदर आता है, देखिए मेडिटेशन करने से, यानी कि मेडिटेशन करने से क्या होता है? कंसंट्रेशन आता है, लेकिन इसके शांति, मन का शांति किससे आएगा? तो मन अगर आपको शांत रहे, मन अगर आपको कोई चीज के ऊपर फोकस्ड रहे, यानी कि मन को पहले कंसंट्रेट करना है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्या? राइट कंसंट्रेशंस, यानी कि सही एकाग्रता, यानी कि सम्मुख एकाग्रता, इसके अंदर ये आ जाएगा। राइट क्वेश्चन नंबर 18। राइट इंटेंशंस इज द Noble Eightfold Path includes which of these following intentions? तो यहाँ पर अष्टांगिक जो मार्ग है इसके सही इरादों में निम्नलिखित में से कौन सी इरादे शामिल है? कौन सी इरादे शामिल होगा? बोलता है इंटेंशन का अंदर इंटेंशंस ऑफ रिन्यूंसिएशंस, इंटेंशंस ऑफ गुडविल, इंटेंशंस ऑफ हार्मलेसनेस। तो ये सभी तो शामिल होगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो देख के रखिएगा, सबको एकदम नोट करके रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए द नोबल एटफोल्ड पाथ इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज? यानी कि जो 8 फोल्ड पाथ है इसका जो आता है एक कितने कैटेगरी में भाग होता है? ये आपको 3 कैटेगरी में भाग होता है, 3 कैटेगरी में भाग होता है। यानी कि क्या क्या होता है? करेक्ट एक्शन होता है, करेक्ट स्पीच होता है, और एक होता है करेक्ट लाइवलीहुड। ये होता है। तो ये 3 टाइप का होता है, करेक्ट स्पीच, करेक्ट एक्शंस, करेक्ट स्पीच एंड करेक्ट लाइवलीहुड। ये तीनों प्रकारों में, यानी कि तीनों प्रकार से इसका विभाजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? Which of these following is associated with developing awareness and understanding of the present moment
इन द नोबेल एटफोल्ड पाथ। क्या बोला गया इसमें? बोला गया निम्नलिखित में से कौन आर्य अष्टांगिक मार्ग में वर्तमान क्षण में प्रति जागरूकता और समझ विकसित करने से संबंधित है। क्या है वो जागरूकता? हम लोगों को एसोसिएट करता है डेवलपिंग अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट मोमेंट इन द, कौन सी? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ जाएगा जो हम लोग का स्मृति होता है, जो हम लोग चिंतन करते हैं, चिंतन के बारे में पहले चिंतन करके रखे, उसके स्मृति होता है यानी कि मेमोरीज। तो वो क्या है? वो क्या होगा? राइट मीटफुलनेस, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। तो ये अगर देखेंगे और उसके बाद पढ़ाई करेंगे, देखिएगा एकदम को रिलेशन लगेगा और वो चीज आपको बहुत आसानी से आ जाएगा आपका अंदर। क्या? क्योंकि पहले पहले शायद ऐसा भी होता है कि कोई दिक्कत लगता है, कठिनाई आता है पढ़ाई में, लेकिन ये सब देखने के बाद आपको एक धारणाएं हो जाएंगे, यानी कि प्राइमरी जो कंसेप्ट वो हो जाएगा, उसके बाद पढ़ाई करेंगे वो एकदम क्लियरली आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? प्रतीत समुत्पादवाद, यानी कि वो जो इंग्लिश में हम लोग पढ़ाई करते हैं उसका बोलता है डिपेंडेंट ऑरिजिनेशन। प्रतीत समुत्पादवाद प्राइमरीली एक्सप्लेन्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सी प्राथमिक तौर से प्रतीत समुत्पादवाद क्या व्याख्या करता है? इस नीचे दिए गए जो ऑप्शन के अंदर कौन सी सही होगा? बोलता है द साइकिल ऑफ रिबर्थ, द एटफोल्ड पाथ, द फोर नोबेल ट्रूथ, द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्म। तो राइट आंसर हो जाएगा द साइकिल ऑफ रिबर्थ। ये हो जाएगा पुनर्जन्म का चक्र, इसके अंदर ही व्याख्या किया जाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22, थोड़ा छोटा पड़ गया इसमें, तो देखिएगा गौर से। व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग कैटेगरी, देखिए इसमें क्या बोला गया? व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 12 लिंक्स, यानी कि 12 लिंक्स पहले तो जब एटफोल्ड पथ के बारे में बात कर रहे थे तब बोला था मैंने, जो इसका बोलता है हम लोग जो ऐसे आता है ना, जो उसका बोलता है निदान, यानी कि द्वादश निदान, यानी कि 12 जो निदान है वो 12 निदान का सीक्वेंस क्या है, वो सीक्वेंस आपको बताना है इसमें। तो सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस तो हम लोग जानते हैं, सीक्वेंस तो एक नंबर तो देखिए पहला आता है अज्ञान आता है। तो अज्ञान किसके अंदर है? देखिए ए वाला तो एक नंबर से क्रॉस हो जाएगा। इसके बाद आता है अज्ञान के बाद फॉर्मेशंस आता है। तो फॉर्मेशंस देखिए इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा कॉन्शसनेस, यानी कि चेतना, ये आ जाएगा। तो देखिए कॉन्शसनेस क्या है? कॉन्शसनेस इसमें है और इसमें है, तो ए वाला अब तो क्रॉस हो गया। तो ये दोनों तो सही नहीं होगा सीक्वेंस के अंदर, लेकिन ए वाला भी देखिए, सॉरी ये तो पहले ही क्रॉस हो गया। तो देखिए और आपको मिलाने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, क्योंकि 3-4 अगर आपको याद हो जाए तो उसके बाद और कुछ मिलाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, यानी कि वो सीक्वेंस पता करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए इग्नोरेंस है, फॉर्मेशन है, कॉन्शसनेस है, उसके बाद आता है नाम एंड फॉर्म। तो इसके अंदर देखिए ये तो पहले से ही गलत है, ए भी गलत, ए भी गलत, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला। तो 12 लिंक क्या है? 12 लिंक है इग्नोरेंस, फॉर्मेशंस, कॉन्शसनेस, नेम एंड क्या है? फॉर्म, सिक्स सेंस, कॉन्टैक्ट, फीलिंग्स, क्रेविंग, क्लिंगिंग, बिकमिंग, बर्थ, एगिंग एंड डेथ, ए वाला। तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, 23 हाँ। 23 में द टर्म प्रतीत समुत्पाद इज ऑफन ट्रांसलेटेड एज, क्या है?
ट्रांसलेटेड करने से हम लोग जानते हैं इसको ट्रांसलेट है तो सभी ने जानते हैं इंडिपेंडेंट इंटरडिपेंडेंट ऑरिजिनेशंस, ये वाला चीज। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ प्रतीत्य समुत्पादवाद। प्रतीत्य समुत्पादवाद का ये जो ऑप्शन दिया गया है इसके अंदर कौन सी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता है। तो हम लोग जानते हैं जो एवरीथिंग अराइज इन डिपेंडेंट अपॉन मल्टीपल कॉज एंड कंडीशंस, ये वाला सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए एवरीथिंग अराइज फ्रॉम सिंगल कॉज, ये तो होता नहीं डिपेंडेंट ऑरिजिनेशन में। एवरीथिंग अराइज ऑफ द इंडिपेंडेंट, ये भी नहीं होगा। तो एवरीथिंग अराइज फ्रॉम डिवाइन इंटरवेंशन से, ये भी नहीं होगा। ये वाला सही हो जाएगा क्योंकि प्रत्येक वस्तु अनेक कारणों और परिस्थितियों पर निर्भर होकर उत्पन्न होती है। ये वाला हो जाएगा आपका सही आंसर। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन के और चलते हैं। जब 24 गया, 25 में क्या है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रतीत्य समुत्पाद द टर्म अविद्या रेफर्स टू किसको, ये तो हम सभी ने जानते हैं इग्नोरेंस को। ये अज्ञान को रेफर्स करता है अविद्या। अविद्या किसको रेफर्स करेगा, इग्नोरेंस को। तो इसके बाद आ जाएगा 26 में क्या है, व्हिच बुद्धिस्ट स्कूल particularly emphasize the concept of प्रतीत्य समुत्पाद in the teaching, यानी कि प्रतीत्य समुत्पादवाद को बौद्ध फिलॉसफी के अंदर कौन सी स्कूल ज्यादा जोर डालते हैं, कौन सी होगा, ये हो जाएगा आपका महायान। ये ही एकमात्र जोर डालता है इसके ऊपर, विशेष तौर से जोर डालता है। तो इसके बाद आ जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रतीत्य समुत्पादवाद व्हाट लीड्स टू कॉजेशंस ऑफ सफरिंग। एक कॉजेशन ऑफ सफरिंग प्रतीत्य समुत्पादवाद में क्या लीड करेगा, यानी कि प्रतीत्य समुत्पाद के अनुसार दुख निवारण का मार्ग क्या है दुख निवारण के मार्ग। 27 में देखिए ये बोलेगा, ये तो देखिए क्वेश्चन ऑप्शन ए, अंडरस्टैंडिंग एंड ब्रेकिंग द चेन ऑफ डिपेंडेंट ऑरिजिनेशन, परफॉर्मिंग गुड डीड, ये क्या बोलेगा, यानी कि जो हम लोग का क्या है डिपेंडेंट ऑरिजिनेशन के अंदर जो चेन है उस चेन को फॉलो करे, यानी कि उसको समझे वो क्या है, उसको परफॉर्म करने का कोशिश करे, तो आपको एक कॉज ऑफ सफरिंग को ज्ञान हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग द ब्रेकिंग द चेन ऑफ डिपेंडेंट ऑरिजिनेशंस, ये हो जाएगा सही आंसर। इसके बाद आ जाता है 28, इन द 12 लिंक ऑफ प्रतीत्य समुत्पादवाद तृष्णा रिप्रेजेंट, तृष्णा क्या रिप्रेजेंट करता है, व्हाट इज तृष्णा, यानी कि तृष्णा कुछ चीज पाने का जो इच्छा होता है उसको क्या बोलते हैं हम, लालसा। देखिए यहाँ पर लालसा यानी कि क्रेविंग, ये हो जाएगा इसको रेफर्स करना। इसके बाद आता है which links is the 12th nidanas refers to the mental and physical component of a being, यानी कि फिजिकल एंड मेंटल जो कंपोनेंट होता है कौन सी रेफर्स करेगा, वो करेगा जो फिजिकल एंड मेंटली हम लोग वो करेगा नाम जो होता है वो नाम रूप, यानी कि नेम एंड फॉर्म, जिसको हिंदी में बोला गया नाम रूप। बहुत सारे जो लैंग्वेज है उसके में भी दूसरे टाइप का लैंग्वेज में भी ऐसे बोला गया नाम रूप, यही बोला गया, ठीक है। तो देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 39, इसके बाद आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 30। The causations of which links is the chain of pratitya samutpadvad is said to end and cycle of birth and death, ठीक है।
तो क्या है, प्रतित्व समुद्रवाद के श्रृंखला के किस कड़ी के समाप्त होने से जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है? क्या होता है? ये तो होता है, देखिए, अविद्या का जो अगर समाप्त हो जाता है तो जन्म और मृत्यु का आपको समाप्त हो जाएगा। आपको क्या होगा? निर्वाण प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि अविद्या से ही हम लोगों का जन्म होता है, यानी कि अविद्या से ही हम लोग द्वादश निदान के अंदर आते हैं। यानी कि ज्ञान अगर उत्पन्न हो गए तो आपको आप इससे क्या हो जाएंगे? परे हो जाएंगे, और आपको क्या होगा? मुक्ति मिल जाएगा। और मुक्ति को क्या बोला गया बौद्ध दर्शन के अंदर? मुक्ति को बोला गया, कोई बोल लो, या सॉरी, निर्वाण बोला गया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के और 31 में क्या है? 31 में देखिए, व्हाट डज क्षणभंगवाद प्राइमरीली रेफर्स टू इन बुद्धिज्म, यानी कि जो क्षणभंगवाद है प्राइमरीली किसको रेफर्स करता है? रेफर करेगा द कंसेप्ट ऑफ इटर्नल सोल, द थ्योरी ऑफ मोमेंटरीनेस, द प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन, द फूड। तो ये करेगा क्षणभंगवाद को क्या बोला गया? जो कोई क्षण में क्या होता है? परिवर्तन होता है, यानी कि सब एक मानस के प्रवाह है, ऐसा बोला गया। तो ये बोला जाएगा मोमेंटारीनेस को। ये हो जाएगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है? सॉरी, 32 के अंदर क्या है? व्हिच स्कूल बुद्धिज्म इज मोस्ट एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ क्षणभंगवाद, यानी कि क्षणभंगवाद या बौद्ध धर्म का कौन सा स्कूल क्षणभंगवाद की अवधारण के सबसे अधिक जुड़ा हुआ है? सबसे अधिक कौन सी जुड़ा हुआ है? वो जुड़ा हुआ है आपका, देखिएगा, शौतांत्रिक। शौतांत्रिक जो स्कूल होता है वो सबसे जुड़ा हुआ एक क्षणभंगवाद के अंदर। इसके बाद भी आता है न्यायवाद, ये भी आ जाता है इसके अंदर। तो इसके बाद देखिए, अकॉर्डिंग टू, सॉरी, न्यायवाद नहीं, ये क्षणभंगवाद के अंदर आता है जो खन में, यानी कि क्षण में जो परिवर्तन आता है। सॉरी, न्याय जो है वो तो है जैन फिलॉसफी के अंदर न्यायवाद, यानी कि नेगेशन के द्वारा हम लोग को ज्ञान। अकॉर्डिंग टू क्षणभंगवाद, हाउ इज द रियलिटी परसिव्ड, कैसे रियलिटी को परसिव्ड किया जाता है क्षणभंग के अंदर से? देखिए यहाँ पर देखिए ऑप्शंस दिया गया है, एज ए कंटिन्यूअस एंड अनचेंजिंग फ्लो। ठीक है, इसके बाद आता है एज ए सीरीज ऑफ डिस्क्रीट फ्लोटिंग मोमेंट, as the illusions created by the mind, as the manifestations of divine interventions। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शंस को, क्योंकि वहां पर जो परिवर्तित होता है वो सीरीज होता है, एक घटना के प्रवाह होता है, एक घटना के द्वारा ही चलता है, वो फ्लोटिंग करता है, एकदम श्रृंखला के अंदर चलता है। तो ये हो जाएगा, यानी कि आंसर बी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्षणभंगवाद, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग मोमेंटारीनेस, यानी कि क्षणभंगवाद के संदर्भ में क्षणभंगुरता के समझने का क्या महत्व है, यानी कि ये जान के क्या होगा, यानी कि महत्व क्या है? तो ये बोलता है, इट्स हेल्प्स टू कल्मेटिंग गुड कर्म को पहचाना, it leads to realize of this impermanence nature of this phenomena, यानी कि जो फेनोमेना है इसको जो परिवर्तित होता है, इस जो impermanent का जो हम लोगों का क्या होता है? ज्ञान होता है। It provide the method of predicting and the future, इसको prediction कर सकते हैं फ्यूचर के बारे में, and the ensures of the attainment of the worldly success, यानी कि हम लोगों का जो सफलताएं, ये सफलताएं होता है। लेकिन ये क्या व्याख्या करेगा? ये व्याख्या करेगा मोमेंटरीनेस के अंदर से हम लोगों का आता है, ये जगत के अंदर जो चीज है वो क्या है? नेचुरली क्या करता है? इम्परमानेंट है। कोई चीज का
स्थायी कोई वस्तु होता ही नहीं, क्योंकि वो क्या होता है, चेंज होता है। चेंज होके क्या होता है, नया एक वस्तु का उत्पन्न करके वो पिछले वाला जो होता है वो क्या होता है, वो ध्वंस, वो खत्म हो जाता है, यानी कि ध्वंस प्राप्त होता है। तो यही चीज बताया जाएगा। तो राइट क्या होगा, राइट हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, ए वाला सही हो जाएगा। देखिए इसके बाद आता है 35 के अंदर क्या है, व्हिच बुद्धिस्ट टेक्स्ट एक्सटेंसिवली डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ क्षणभंगवाद। इस जो कौन सा बौद्ध ग्रंथ क्षणभंगवाद की अवधारण पर विचार से चर्चा करते हैं, कौन सी है। इस देखिए ये किताब के बारे में अगर आप लोग पढ़ाई करेंगे तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि कभी तो हम लोग टेक्स्ट तो पढ़ते नहीं, क्योंकि ये टेक्स्ट तो काम में आता नहीं, कभी किसी ने भी नहीं पढ़ता है, शायद कोई दो एक को छोड़ के। हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसलेशंस बुक को पढ़ते हैं, वो कोई राइटर के बुक पढ़ते हैं, लेकिन ये वाला चीज आ जाएगा। देखिए अभिधर्म पिटक, हम लोग जानते हैं त्रिपिटक के बारे में जानते हैं, शुद्ध पिटक, अभिधर्म पिटक और विनय पिटक। ये वाला जो क्षणभंगवाद है ये कौन सी किताब के अंदर रहता है, ये रहता है आपका जो अभिधर्म पिटक के अंदर। तो आशा करूंगा तो आप लोगों का ये बहुत काम में आए, क्योंकि वो ऐसा ही डिस्कस कर रहा हूँ कि इसलिए जो कोई काम में आए, सिर्फ ये देखने से तो काम नहीं आएगा, को उसको रिलेटेड भी किया जा सकता है उसके बाद में, इसलिए ही ऐसा बोलना पड़ रहा है क्या क्या रिलेटेड है इसके अंदर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्षणभंगवाद इंप्लाइज दैट ऑल फिनोमेना, यानी कि क्षणभंगवाद का तात्पर्य है कि सभी घटनाएं, क्या करता है सभी घटनाएं के, सभी घटनाएं के अंदर ए देखिए ऑप्शन है, हैव ए परमानेंट इसेंस, are created by a supreme deity, arise and perish in every moment, are illusions with or real experience। यानी कि हर क्षण उत्पन्न होने के बाद में वो क्या होता है, नष्ट हो जाता है, ध्वंस हो जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जब कहाँ पर, इसके पहले वाला क्वेश्चन पे यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन जो 34 में जो बी नंबर के बारे में जब बात किया था तभी बोल दिया था मैंने ये आंसर, क्योंकि हर चीज को एक उत्पन्न होता है और उसके पहले वाला जो है वो ध्वंस प्राप्त हो जाता है, क्योंकि नष्ट हो जाता है। वो नया एक को जन्म दे के जो पुराना होता है, पुराना वाला वो क्या होता है, ध्वंस होता है। यही तो इम्परमानेंस का खेल है। तो यही हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। सही आंसर देखिए, अराइज एंड पेरिश इज एवरी मोमेंट, ये हो जाएगा सही आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चंस के और चलते हैं। 37 के अंदर, Which philosopher is known as promoting the doctrine of momentariness in Buddhism? कौन प्रमोटिंग करता है? तो हम लोग सभी ने जानते हैं जब ये प्रमोटिंग करता है जो मोमेंटारिनेस का, ये है धर्मकीर्ति। धर्मकीर्ति हो जाएगा, क्योंकि धर्मकीर्ति के बारे में हम लोग जानते हैं। धर्मकीर्ति क्या किया था, धर्मकीर्ति एक बार एक चीज को देख लेता था, तो वो एक जगह में बोला गया, जो आपने एक बार देख लिया, आप दिंगनाक के एक फिलॉसफी देख रहे हैं, नागार्जुन के एक फिलॉसफी देख रहे हैं, लेकिन आप ऐसे चर्चा कर सकते हैं वो जो उसका समान जो क्षमताएं है, वो नागार्जुन का जैसा क्षमता है बा दिंगनाक का जैसा क्षमता है, वो धर्मकीर्ति एक बार पढ़ने से ही वो क्षमता आ जाता था। तो उसने बहुत जगह पढ़ाई का चर्चा किया था दिंगनाग ने। इसके बाद उन्होंने फिलॉसफी बनाया एक अलग से, उसका बहुत एक कहानी है, बहुत बढ़िया लगा मुझे दिंगनाग के कैरेक्टर, बहुत अच्छा लगा मुझे। ये फिलॉसफर तो बहुत बढ़िया हो तो कोई बात ही नहीं, लेकिन इसको कैरेक्टर भी बहुत अच्छा लगा। जानने का जो कोशिश, जानने का जो प्रचेष्टा होता है अंदर, इसके अंदर वो चीज कूट कूट के भरा था। वो सीखने के लिए बहुत दूर तक चला गया और आखिर में वो एक राजा के दरबार के अंदर बाहर ये लगा दिया था, जो हमको जो हरा सके
ऐसा कोई है जो हमको जो हरा सके, लेकिन जो नहीं हरा सके उसको क्या करना है, उसको बुद्ध धर्म लेना है, क्योंकि ये भी तो एक ब्राह्मण था, इसके बाद ये बौद्ध धर्म लिया था धर्म कीर्ति ने। 38 में देखिए क्वेश्चंस 38 में किया, हाउ डज क्षणभंगवाद रेफर्स टू द बुद्धिस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कर्म, कैसे कर्म का व्याख्या करेगा, कर्म का व्याख्या कैसे करेगा। देखिए, इट सजेस्ट द कर्म accumulate over many lifetimes, it shows the कर्म as the result as also momentary, ये सही हो जाएगा। देखिए मोमेंटरी के बारे में बात कर रहा है इसमें, ठीक है। यहाँ पर देखिए डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ कर्म ऑल टुगेदर इज द नाउ फाइंड इज बाय रिचुअल्स, ये वाला सही हो जाएगा मोमेंटरी, क्योंकि क्षणभंगवाद ये मोमेंटरी के अंदर से ये युक्त होता है, ये संपर्कित होता है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है, व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इंपैक्ट ऑफ क्षणभंगवाद ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आत्मा के अवधारण का क्षणभंगवाद के प्रभाव का सबसे अच्छा वर्णन करता है, कौन सी सबसे अच्छा वर्णन करेगा। यहाँ पर देखिए इट अफर्म एंड परमानेंट इट अनचेंजिंग ऑफ, ये तो नहीं होगा। इट डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ परमानेंट सेल्फ, ये हो सकता है। देखिए इसके बाद और देखना पड़ेगा। इट डिस्क्राइब द सेल्फ एज द डिवाइन एंटिटी कंसिडर द इटर्नल ऑफर्स, ये नहीं होगा, ये ही सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया इट डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ ए परमानेंट सेल्फ, यानी कि आत्माओं के बारे में भी ऐसा बोला गया क्षणभंग के अंदर से, जो आत्मा भी सेल्फ ये भी परमानेंट नहीं होता, ये भी परिवर्तित होता है, ये भी परिवर्तनीय है, ये हो जाएगा सही। इसका बाद आ जाएगा 40, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, इन क्षणभंगवाद द continuity of experience is explained by, यानी कि क्षणभंगवाद के अनुभव की सत्यता के इस प्रकार समझाया गया, किया कैसे समझाया गया। देखिए, द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल ऑफ ट्रांसमाइग्रेट, ये नहीं होगा, ये ट्रांसमाइग्रेट तो होता नहीं, ये चेंज होता है, ठीक है। द सीक्वेंशियल अराइजिंग इन द मोमेंटरी मेंटल एंड फिजिकल इवेंट, ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये मोमेंटरी के अंदर ये क्या होता है, मेंटल एंड फिजिकल इवेंट ये अराइज्ड होता है, ये सही हो जाएगा, तो ये वाला सही। इसके बाद देखिए सुपर नेचुरल तो नहीं होता है, अनचेंजिंग ये भी नहीं होता है। तो इसके बाद आ जाएगा 41 के बारे में क्या है, व्हाट डज द टर्म अनात्मवाद रेफर्स टू बुद्धिज्म, यानी कि अनात्मवाद क्या है। अनात्मवाद क्या है, ये एक नॉन सेल्फ थ्योरी है, द डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन सेल्फ। कहाँ है, यहाँ पर राइट है, ये तो सभी को आता है नॉन सेल्फ थ्योरी। 42 में क्या है, 42 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग की टीचिंग अनात्मवाद, अनात्मवाद का क्या की टीचिंग क्या है, यानी कि केंद्रीय तत्व क्या है। यहाँ पर देखिए अनात्मवाद के बारे में इम्परमानेंस ऑफ द सेल यही है, यानी कि अनात्मवाद क्या है, जो आत्मा के बारे में बोला गया, जो इम्परमानेंस जो होता नहीं, परमानेंट नहीं होता, इसके बारे में बोला गया। 43 में क्या है, 43 में अनात्मवाद चेंजिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ, किसको चेंज करता है, ये चेंज करता है ए परमानेंट सेल को, क्योंकि ये तो नॉन परमानेंस होता है, इसको क्या करता है, चेंज करता है। एकदम छोटा क्वेश्चंस देखिए इसमें। 44 में क्या है, व्हिच बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर डिस्कस कॉन्सेप्ट ऑफ अनात्मवाद, कौन सी बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर यानी कि धर्म ग्रंथ ये अनात्मवाद के बारे में व्याख्या करता है, एक कॉन्सेप्ट लाता है, डिस्कस करता है, ये कौन सी होगा, ये हो जाएगा धम्मपद, ये वाला सही। कि भगवत गीता तो नहीं है, विनय पिटक भी नहीं है, उपनिषद भी, ये तो ये वाला और ये वाला तो होगा ही नहीं है, ये दूसरे विनय पिटक में अंदर आता नहीं कि, लेकिन धर्म पिटक के अंदर वो आता है, यानी कि सुत्य पिटक, धर्म पिटक और विनय पिटक, ये धर्म पिटक के अंदर से आ जाता है।
45 में क्या है, हाउ डज अनात्मवाद रिलेट्स टू द कंसेप्ट ऑफ दुख, सफरिंग को कैसे व्याख्या करेगा 45 में व्याख्या कैसे करेगा, इन द बिलीफ्स ऑफ परमानेंट सेल्फ लीड्स टू सफरिंग, ये हो जाएगा आपको सही आंसर। 46 में क्या होगा, 46 में देखिए 46, इन बुद्धिज्म व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ रिलेशंस ऑफ अनात्मवाद, अनात्मवाद का गोल क्या है, रिलेशंस के अनेक धर्म के अनात्मवाद के संबंध के अंतिम लक्ष्य क्या होता है, अंतिम लक्ष्य क्या होएगा जो अनात्मवाद में, वो हो जाएगा आपका देखिए अंडरस्टैंड, माने एक्चुअली वो जो नॉन सेल्फ है उसके बारे में जो ज्ञान हो जाएगा, यानी कि टू अटेनमेंट निर्वाण बाय द अंडरस्टैंडिंग नॉन सेल्फ, ये जान के। उसका बाद आता है 47 में क्या है, 47 में व्हिच स्कूल ऑफ बुद्धिज्म प्लेस सिग्निफिकेंट एम्फसाइज ऑन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ अनात्मवाद, यानी कौन सी अनात्मवाद के ऊपर जोर देता है, ये तो एक देखिए थेरवाद है, महायान है या वज्र जान है, ये वाला सब कुछ है, लेकिन ये सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसका बाद देखिए और एक क्वेश्चन, हाउ डज संस्कृत टर्म नॉन सेल्फ इन बुद्धिज्म, क्या है नॉन सेल्फ इन बुद्धिज्म, इसमें बोलता है अनात्मवाद, ठीक है, अनात्मान बोला जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही आप सबके सामने देखिए, तो क्योंकि ये दो भागों में करना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ये दो भागों में करना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस इसके अंदर है, इसके बाहर भी बहुत सारे क्वेश्चंस होता है, तो आप लोगों का क्या करना पड़ेगा, इसको तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, और उसके बाद आपको टेक्स्ट बुक भी पढ़ना पड़ेगा सर। अब देखते रहिए ये क्या होता है, तो और बातचीत ना बढ़ाते हुए यहाँ पर ख़त्म करना पड़ेगा सर। तो जो देख रहे हैं सभी को धन्यवाद करता हूँ, मैं एकदम दिल से धन्यवाद करता हूँ, और आप सभी को नेट लग जाए यही आशा करता हूँ। जो जितने सारे बच्चा है जो नेट का प्रिपरेशन ठीक से कर रहा है, एफर्ट दे रहा है, वो सबको नेट लग जाए, और जो फाकी दे रहा है यानी कि जो पढ़ाई कर रहा है कभी कर रहा नहीं रहा है, उसको नेट कभी भी नहीं लगे, नहीं भी लग सकता है, लेकिन जो एफर्ट में है, जो चल रहा है, जो दे रहा है एफर्ट, कम से कम 2-3 घंटा इसमें व्यतीत कर रहा है, उसको नेट लग जाए, सभी को नेट लग जाए। तो अभी जो देख रहे हैं वो सभी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक शेयर तो करिएगा ही। तो यहाँ पर वीडियो रखता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।